नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा पाकिस्तान और चीन का, जिसमें खुफिया मिशन का हो गया है पर्दाफाश। पिछले 5 साल से चीन और पाक कर रहे थे ये खतरनाक काम। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत ने चीन की निकाली हेकड़ी। चीनी राजदूत ने गलवान घाटी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बन रहा है हैवानों का स्वर्ग, पूरी दुनिया के सामने हो रहा है बेनकाब। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के राज में चीन और पाकिस्तान दोनों घुटने टेकेंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन पाक के खुफिया मिशन का हुआ खुलासा, 5 साल से बना रहे खतरनाक जैविक हथियार। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान को लेकर एक विदेशी मीडिया वेबसाइट से बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर दुनिया के खिलाफ मिलकर बड़ी साजिश की योजना बनाने में लगे हैं। एक तरफ दोनों ही सड़क निर्माण और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का दिखावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देश मिलकर जैविक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। इस बारे में एक ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट द क्लार्कसन ने खुलासा किया है। क्या है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में लिखा है कि चीन और पाकिस्तान ने पिछले ही महीने दुनिया से छुपकर आपस में 3 साल की एक डील की है, जिसके तहत चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जैविक हथियारों को बनाने का समझौता भी दोनों देशों के बीच हुआ है। इतना ही नहीं, इस खबर का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि चीन की वुहान लैब पाकिस्तान के साथ मिलकर साल 2015 से ही खतरनाक बैक्टीरिया वायरस पर प्रयोग कर रही है, कोरोना जैसी बीमारी पैदा की। बताया जा रहा है कि जैविक हथियार तैयार करने के लिए पाकिस्तान और चीन के वैज्ञानिकों ने अब तक 5 स्टडीज की है। इन स्टडीज को कुछ साइंटिफिक पेपर्स में छापा भी गया है। इन अध्ययन में पशुजन्य रोग की खोज और लक्षण के बारे में चर्चा की गई है। बता दें कि पशुजन्य रोग की वजह से कई संक्रामक बीमारियां होती हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। इसी श्रेणी की बीमारी कोरोना वायरस अभी देश में फैली हुई है। 5 अध्ययनों में क्या है? द क्लार्कसन ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि चीन और पाकिस्तान के वैज्ञानिकों द्वारा की गई इन 5 स्टडीज में कई घातक और संक्रामक बीमारियों के जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में भी लिखा गया है। ये बीमारियां में वेस्ट नाइल वायरस, मर्स कोरोना वायरस, क्रीमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस, द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वायरस और चिकनगुनिया वायरस है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी राजदूत ने गलवान घाटी हिंसक झड़प को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत ने बढ़ाई चीन की चिंता। जी हां दोस्तों, भारत में चीनी राजदूत सन वेईदांग ने गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। आपको बता दें, चीनी राजदूत ने इस कहा कि यह इतिहास के परिप्रेक्ष्य से संक्षिप्त क्षण है। चीन भारत युवा वेबिनार में चीनी राजदूत ने कहा, कुछ ही समय पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसे ना तो चीन और ना ही भारत देखना पसंद करेगा। अब हम इसे ठीक से संभालने के लिए काम कर रहे हैं। यह इतिहास के परिप्रेक्ष्य में एक संक्षिप्त क्षण है। वेदांग ने कहा कि 70 साल पहले चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में परीक्षण कम हुए हैं और वे अधिक अस्थिर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक समय में एक बात से परेशान नहीं होना चाहिए। इस नई सदी में द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसे बिगाड़ना चाहिए। चीनी राजदूत इस बात से आश्वस्त थे कि चीन और भारत में द्विपक्षीय संबंधों को ठीक से संभालने की समझदारी और क्षमता है। उन्होंने कहा, चीन भारत को एक प्रतिद्वंदी के बजाय एक साथी और खतरे के बजाय एक अवसर के रूप में देखते हैं। हम द्विपक्षीय संबंधों में एक उचित स्थान पर सीमा विवाद को रखने की उम्मीद करते हैं। साथ ही संवाद और परामर्श के माध्यम से मतभेदों को ठीक से संभालने और द्विपक्षीय संबंधों को पहले की तरह वापस ट्रैक पर लाने की उम्मीद करते हैं। चीनी राजदूत वेईदांग ने कहा कि भारत और चीन को शांति से रहना चाहिए और संघर्ष से बचना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, पाकिस्तान बन रहा हैवानों का स्वर्ग, पूरी दुनिया के सामने हो रहा बेनकाब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को पाकिस्तान को हैवानों का स्वर्ग बताया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान हैवानों का स्वर्ग बन रहा है। पाकिस्तान जिस तरह से दहशतगर्दों और आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बन रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। आतंकवाद की खेती कभी फायदे की फसल नहीं रही, ये बात उनको समझनी चाहिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 13,500 पन्नों की चार्जशीट दायर की। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हुए आतंकी हमले के केस में 13,500 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है।
एनआईए ने अपनी इस चार्जशीट में 13 आरोपी बनाए हैं। इन 13 आरोपियों में जैश ए मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी नाम शामिल हैं। मसूद अजहर के अलावा चार्जशीट में मारे गए आतंकी मोहम्मद उमर फारूक, आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार और पाकिस्तान से एक्टिव अन्य आतंकवादी कमांडर के नाम भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए के द्वारा इस चार्जशीट में 4 आरोपी पाकिस्तान के बहावलपुर के रहने वाले हैं। इन्हीं चारों आरोपियों ने पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों के सहारा लेते हुए जम्मू कश्मीर में विस्फोटक भेजा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ सीएए एनआरसी प्रदर्शनकारियों को जेल भिजवाने के लिए कोर्ट पहुंची योगी सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई हिंसा में सीएए और एनआरसी के विरोध करने पर जेल भेजे गए सदफ जफर, दीपक कबीर सहित अन्य अभियुक्तियों के खिलाफ योगी सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है। इसमें कहा गया है कि आरोपियों की जमानत रद्द कर उन्हें तुरंत दोबारा जेल भेज दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में आरोपियों से कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था, जिसके बाद आरोपियों ने अपना पक्ष कोर्ट में अलग अलग दिन रखा है। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है। साथ ही आरोपियों ने योगी सरकार पर जबरदस्ती प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा है, लोकतंत्र में आवाज दबाने वाली सरकार है। सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि आरोपी जमानत में बाहर रहने पर षड्यंत्र और धरना प्रदर्शन कर लोगों को भड़का सकते हैं, जेल के बाहर रहकर दंगे की साजिश बना सकते हैं। इसलिए इन सभी आरोपियों की जमानत अर्जी कैंसिल कर दोबारा जेल भेज देना चाहिए। कोर्ट प्रशासन ने आरोपियों को नोटिस भेजा था और सरकार का एफिडेविट का हवाला देकर कोर्ट में अपना पक्ष रखने को कहा था। नोटिस पाने वालों में सदफ जफर, स्टेज आर्टिस्ट दीपक कबीर और रिहाई मंच के मोहम्मद शोएब के पास यह नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद आरोपियों ने योगी सरकार पर जबरदस्ती फंसाने का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से न्यायालय में आपत्ति दायर करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी जरूरी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगली तारीख 5 सितंबर तय की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया 4 दिनों का अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली वासियों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है, तो वहीं मौसम विभाग ने शनिवार तक के लिए आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में कई जगह भारी बारिश सड़कों को दरिया बना सकती है। मंगलवार सुबह आकाश में बादल छाए रहे और मौसम विभाग ने शहर में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। विभाग ने बुधवार और शनिवार के बीच मध्यम से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि मानसून की अक्ष रेखा के उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है और मंगलवार शाम से शुक्रवार तक दिल्ली एनसीआर के करीब बनी रहेगी। इसके कारण अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं का उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर मिलन हो सकता है। दिल्ली में बारिश की संभावना। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत में विभिन्न स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा, बुधवार रात से शुक्रवार दोपहर तक आंधी के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना तथा कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। अब तक दिल्ली में अगस्त में 213.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, जो कि अगस्त में सामान्य 210.6 मिलीमीटर की बारिश की अपेक्षा ज्यादा है। राष्ट्रीय राजधानी में मानसून मौसम की शुरुआत यानी 1 जून से अब तक 531.9 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि इस अवधि में सामान्य 486.7 मिलीमीटर बारिश से ज्यादा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन सीमा पर कुछ बड़ा होने वाला है, कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलों संग जवान तैनात। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीबी चीनी हेलीकॉप्टरों की गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना ने वहां महत्वपूर्ण ऊंचाई वाली जगह पर कंधे पर रखकर हवा में मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइलों से लैस जवानों को तैनात किया है। सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, रूसी मूल के इग्ला एयर डिफेंस सिस्टम से लैस भारतीय सैनिकों को सीमा पर महत्वपूर्ण ऊंचाई पर तैनात किया गया है। वे दुश्मन देश के हवाई जहाजों के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। रूसी मूल के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल भारतीय थल सेना और वायुसेना दोनों द्वारा किया जाता है और इसका उपयोग तब होता है जब दुश्मन के लड़ाकू जेट या हेलीकॉप्टर हमारी सीमा या फिर जहां जवान तैनात हैं उसके करीब आते हैं। भारत की ओर से दुश्मन की हवाई आवाजाही पर नजर रखने के लिए रडार और सतह से लेकर हवाई मिसाइल सिस्टम तक की तैनाती की गई है और दूसरे देश की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय जवानों ने कई बार देखा है कि चीन के चॉपरों ने भारतीय क्षेत्र में आने की कोशिश की है। भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी हेलीकॉप्टरों द्वारा संभावित हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को विफल करने के लिए मई के पहले सप्ताह के आसपास अपने SU-30 MKI को तैनात किया था। भारत जिजियांग और तिब्बत क्षेत्र में
पिलाफ के होटन, गरगुंसा, काशगर, होपिंग, डोकांका, डोंगोंग, लिंजी और पंगत हवाई अड्डों पर कड़ी नजर रख रहा है। ये सभी हाल के दिनों में अत्यधिक सक्रिय रहे हैं। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने हाल ही के दिनों में कई ठिकानों को अपग्रेड किया है, जिसमें रहने वाली जगह का निर्माण, रनवे की लंबाई का विस्तार और अधिक संचालन करने के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती शामिल है। पूर्वोत्तर राज्यों के विपरीत लिंज एयरबेस मुख्य रूप से एक हेलीकॉप्टर बेस है और चीन ने उन क्षेत्रों में अपनी निगरानी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए वहां हेलीपैड का एक नेटवर्क भी बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी आयात को नया झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार, चीन को करीब 2000 करोड़ का होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार चीनी आयात को नया झटका देने की तैयारी में है। सरकार चीनी ऐप के बाद अब चीनी खिलौने के आयात पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। मोदी सरकार इससे चीन को करीब 2000 करोड़ की चोट देने की तैयारी में है। देश में आयातित खिलौनों में से 80% खिलौने चीन से आते हैं, जिसकी कीमत करीब 2000 करोड़ है। सरकारी सूत्रों के अनुसार चीन घटिया और खराब खिलौने भारत भेजता है। चीनी खिलौने क्वालिटी कंट्रोल में फेल हुए हैं। इसी तरह पिछले कुछ दिनों में चीनी खिलौने की बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि चीनी खिलौने भारतीय मापदंड में पूरी तरह फेल हैं। वे बच्चों के लिए असुरक्षित साबित हुए हैं। चीन से प्लास्टिक के खिलौने का सबसे अधिक आयात होता है। खिलौनों में प्लास्टिक का इस्तेमाल बच्चों के लिए खतरनाक है। छोटे बच्चे चीनी खिलौनों को मुंह में लेते हैं तो उनसे उनको नुकसान हो सकता है। खिलौनों में जिस रंग का इस्तेमाल किया जाता है वह भी घटिया स्तर के हैं और बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। चीनी खिलौने की फिनिशिंग अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को चोट लग सकती है। जो केमिकल इस्तेमाल होता है वह भी बच्चों के लिए खतरनाक है। इन खिलौनों पर ये नहीं लिखा होता कि वे किस देश में बने हैं। पीएम मोदी ने लोकल पर वोकल की बात कही है। मोदी सरकार चीनी खिलौनों की जगह टेराकोटा, लकड़ी और मिट्टी के पारंपरिक खिलौनों के उत्पादन को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते ही इंडस्ट्री के जुड़े लोगों से बात करते हुए कहा था कि पारंपरिक चीजों को आगे बढ़ाने से बड़ी संख्या में नौकरियां होंगी और लोग अपनी संस्कृति और परंपरा से जुड़ेंगे। उन्होंने इस बारे में शनिवार को एक बैठक भी बुलाई थी। हालांकि भारत में खिलौना इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में बड़ी बाधाएं भी हैं। पहली चुनौती है सस्ते खिलौने तैयार करना। आजकल ज्यादातर खिलौने रिमोट वाले या बैटरी वाले आ रहे हैं जो बच्चों को पसंद हैं। इसके लिए सेंसर, रिमोट और बैटरी वाली मशीनें सस्ते में तैयार करनी होगी, क्योंकि वे सस्ती नहीं होंगी तो खिलौने की कीमत कम नहीं होगी। यही वजह है कि मोदी सरकार बच्चों को पारंपरिक खेलों और खिलौनों से जोड़ना चाहती है, जो ना तो नुकसानदेह है और ना ही बच्चों के लिए खतरनाक, साथ ही अपनी परंपरा की पहचान भी बनी रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, 220 सीट जीतेगा एनडीए, नीतीश कुमार फिर बनेंगे सीएम। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बिहार सरकार विकास के पथ पर है। प्रधानमंत्री का नाम और काम भी है। बिहार में विपक्ष की कोई ताकत नहीं है। तेजस्वी यादव कोई चुनौती नहीं है। वर्ष 2020 में एनडीए 220 सीट जीतेगा। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। मंगलवार को दिल्ली रवाना होने से पूर्व एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में नित्यानंद ने यह बात कही। कहा कि एनडीए में कोई विवाद या नाराज नहीं है। हमारा मन से गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन नहीं है। बिहार और देश हित के लिए गठबंधन है। हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि लालू प्रसाद ने हमेशा अति पिछड़ों का अपमान किया, रामविलास और मांझी जी को अपमानित किया। बिहार को अपमानित और अपने परिवार को सम्मानित करना ही लालू परिवार की राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस के सवाल पर कहा कि यह समाप्त के कगार पर है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं वे खुद नहीं समझ पाते हैं। वह केवल चीन और पाकिस्तान की बात बोलते और समझते हैं। नित्यानंद राय ने सुशांत प्रकरण पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी कर दी है और सीबीआई को जांच दे दी गई है। न्याय प्रक्रिया में महाराष्ट्र सरकार हो या कोई और, सबको सहयोग करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गिर गया सोने का भाव, चांदी में भी जबरदस्त गिरावट। जानिए क्या रह गई कीमतें। जी हां दोस्तों, घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने चांदी के हाजिर भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सोने के हाजिर भाव में मंगलवार को 557 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार इस गिरावट से दिल्ली में सोने की कीमत 52,350 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोमवार को घरेलू सराफा बाजार में सोने का हाजिर भाव 52,907 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी में मंगलवार को जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के हाजिर भाव में मंगलवार को 1,606 रुपए प्रति किलोग्राम की जोरदार गिरावट आई है। इस गिरावट से चांदी का भाव 66,736 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोमवार को चांदी 68,342 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। भारतीय रुपए की बात करें तो US डॉलर के मुकाबले रुपया मंगलवार को अपनी शुरुआती बढ़त गंवाने के बाद 74.33 के स्तर पर स्थिर ही बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में कोई अधिक बदलाव न आने के कारण
रुपए में अधिक परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना मंगलवार को मामूली बढ़त के साथ $1,930 प्रति औंस के स्तर पर ट्रेंड करता दिखा। वहीं वैश्विक स्तर पर चांदी $26.45 प्रति औंस के स्तर पर ट्रेंड करती दिखी। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा, वैश्विक स्तर पर सोना डॉलर के कमजोर होने और एशिया व यूरोप में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बढ़ने की चिंताओं के चलते लगभग स्थिर रहा। हालांकि अमेरिका चीन व्यापार वार्ता के फिर से शुरू होने के संकेतों पर सकारात्मक भावनाओं ने कीमतों में तेजी को सीमित रखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर बोला हमला, कहा हमें चीनी वायरस को दूर करना होगा और ऐसा हो रहा है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस को चीनी वायरस करार दिया है। उन्होंने कोरोना वायरस से अग्रिम मोर्चे पर निपट रहे योद्धाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अमेरिकियों को चीन के इस वायरस को दूर करना है और यह हो भी रहा है। ट्रंप ने ओवल कार्यालय में डॉक्टरों, नर्सों, दमकल कर्मियों, पुलिस कर्मियों, डाक विभाग के कर्मियों से बात की, जिसका एक वीडियो जारी भी किया गया। यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहा है। हम इसे और भी बहुत कुछ बुला सकते हैं। ट्रंप ने इन योद्धाओं को अपना दोस्त और बेहतरीन कर्मी बताया जो कोविड-19 से निपटने में अमेरिका की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इसे चीन के वायरस के अलावा और बहुत कुछ भी बुला सकते हैं। मैं उन सब नामों की बात नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ लोग इसका बुरा मान सकते हैं, लेकिन अब जो है वो है। ये लोग महान लोग हैं। डॉक्टर, नर्स, दमकल कर्मी, पुलिसकर्मी, हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप लोगों ने बेहतरीन काम किया है। अमेरिका में जा चुकी हैं 1.7 लाख लोगों की जान। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा, हम आप सभी का और उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के पहले दिन प्रसारित हुए इस वीडियो में कहा, मैं नर्सों के लिए, मैं डॉक्टरों के लिए, मैं सभी के लिए हूं। हमें इस चीनी वायरस को दूर करना होगा और यह हो भी रहा है। अमेरिका में 24 अगस्त तक 50 लाख से अधिक कोविड-19 के मामले थे। वहीं इस घातक वायरस से 1,70,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में खोलकर रख दी पाकिस्तान के 5 बड़े झूठ की पोल। जी हां दोस्तों, भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। भारत ने पाकिस्तान के उस बयान को झूठा करार दिया जिसमें कहा गया था कि उसके दूत मुनीर अकरम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बात रखी थी, जबकि सत्र गैर सदस्यों के लिए खुला नहीं था। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन ने एक बयान में कहा, हमने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी मिशन द्वारा दिए गए उस बयान को देखा है जिसमें दावा किया गया है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में की थी। हम यह समझने में असफल हैं कि पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने कहां से अपना बयान दिया, क्योंकि सुरक्षा परिषद सत्र आज सुरक्षा परिषद के गैर सदस्यों के लिए खुला नहीं था। भारत द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के 5 बड़े झूठों को उजागर हुआ है। दशकों से पाकिस्तान द्वारा सीमा पर आतंकवाद का निशाना बनाए जाने की बात को खारिज करते हुए भारतीय मिशन ने अपने बयान में कहा, 100 बार दोहराया गया झूठ सच नहीं होगा। भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक मुखौटे लगाने और बोल रहा है कि वह भारत द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। भारत द्वारा जारी बयान में कहा गया, पाकिस्तान बड़े पैमाने पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों का घर है। आतंकवादियों और आतंकी संगठनों में से कई का पाकिस्तान के अंदर दबदबा कायम है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस बात को स्वीकारा था कि उनके देश में 40 से 50 हज़ार आतंकवादी मौजूद हैं। भारत ने पाकिस्तान को उस दावे को भी खारिज कर दिया कि उसने अपने देश से अलकायदा को हटा दिया है। बयान में कहा गया, दावा है कि पाकिस्तान ने अलकायदा को अपने क्षेत्र से हटा दिया है। शायद पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि को इस बात की जानकारी नहीं है कि ओसामा बिन लादेन अपने ही देश में छिपा था और अमेरिकी सेना ने उसे पाकिस्तान से ढूंढ निकाला था। क्या उन्होंने यह नहीं सुना है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने लादेन को शहीद पुकारते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ड्रैगन को रोकने अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किए युद्धपोत और लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन को युद्ध भड़काने से रोकने के लिए अमेरिका ने अपने जंगी जहाज, युद्धपोत और परमाणु बम वर्षक लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। अमेरिका द्वारा दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत और हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम 3 B-2 स्टिल्थ बम वर्षक तैनात किया गया है। अमेरिका का यह कदम लद्दाख से लेकर ताइवान तक चीन को रोकने के लिए एक स्पष्ट संदेश है। दोनों क्षेत्रों में जारी गतिरोध के बीच 3 रडार विकसित बमवर्षक, जो दुनिया में सबसे उन्नत के लड़ाकू विमान के रूप में पहचाने जाते हैं, 12 अगस्त को डिएगो गार्सिया में पहुंचे।
अमेरिका का यह नौसैनिक अड्डा भारत में महज 3000 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन भी 14 अगस्त को दक्षिण चीन सागर की ओर बढ़ गया था। B-2 बम वर्षकों की लद्दाख क्षेत्र में भी बड़ी सामरिक प्रासंगिकता है। विशेष रूप से उनका उपयोग 4000 किलोमीटर की सीमा वाले DF-26 बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। चीन शायद भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हुए इंडो पैसिफिक क्वाड के एयरक्राफ्ट कैरियर सहित जहाज़ों का निशाना बनाने के अपने इरादे का संकेत दे रहे हैं। मिसौरी से 29 घंटे की यात्रा करके पहुंचे। अमेरिका के मिसौरी एयरफोर्स बेस से 3 B-2 स्प्रिट स्टिल्थ बम वर्षक विमान करीब 29 घंटे की यात्रा करके डियागो गार्सिया पहुंचे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक नहीं है? राहुल गांधी के खिलाफ उठने लगी है आवाजें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान नेताओं के बीच मचे घमासान से कई सवाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबा दें और अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।